हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमांक में अवनमन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो लोअरिंग अ फ्रीजिंग पॉइंट। चैप्टर फर्स्ट है, बिलियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। क्या है मेरे पास टॉपिक भैया? हिमांक में अवनमन। ओके सर, ओके, हिमांक में अवनमन, ठीक है। आप लिख सकते हो हिमांक का अवनमन, पर मैंने लिखा है हिमांक में अवनमन। ओके 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 ओके, डरना मत, टॉपिक इजी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉरिंग, ठीक है सर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। ओके सर, ओके 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 ओके। इसको आप बोल सकते हो हिमांक का अवनमन बोल सकते हो या हिमांक में अवनमन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हिमांक क्या होता है, पहले हिमांक के बारे में डिस्कस कर लेता है। तो हिमांक मतलब वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है। जिस तरह से पानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ़ की फॉर्म में आ जाता है, उसी तरह से हर एक पदार्थ का हिमांक अलग अलग होता है। यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है हिमांक कहलाता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। भैया जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक से याद कर लो, इतने ताप पर जल बर्फ बन जाता। हो गया ना परिभाषा याद हिमांक की? अरे ऐसे याद कर लेते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है हिमांक कहलाता है। कहीं साइड में लिख लो, नोट कर लेते हैं, ऐसे परिभाषा छोड़ते नहीं है, इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है हिमांक कहलाता है। हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया हिमांक? पक्का? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब देखो मैं इसको समझाता हूं आपको एग्जाम्पल से। ठीक है सर, पहले एग्जाम्पल ले लो आप। एग्जाम्पल भी बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। देखो एक गिलास है, इस एक गिलास में मैंने विलायक ले लिया। विलायक कुछ भी हो सकता है और इस विलायक का हिमांक मैंने 10 डिग्री सेल्सियस मान लिया। हिमांक कुछ भी हो सकता है, मैंने इस विलायक का हिमांक कितना माना है? 10 डिग्री माना है, कि यानी कि ये विलायक 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जम जाता है। ठीक है। अब अचानक आपने क्या करा है? अब अचानक आपने इसमें क्या मिला दिया है? 1 चम्मच नमक मिला दिया। नमक मतलब विलेय मिला दिया। अरे सर पता होना चाहिए, जब आपने 1 चम्मच नमक मिलाया है विलायक में, तो विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बन गया? विलयन बन गया। ठीक है, क्या बन गया बेटे? विलयन बन गया। इस बात को भी दिमाग में डाल लो कि जब आपने 1 चम्मच नमक मिलाया तो विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बन गया हमारे पास? विलयन बन गया। अब जो इसका हिमांक है ना विलयन का, वो 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब हिमांक थोड़ा सा कम हो गया। अब कितना कम हुआ है? जितना कम हुआ है वही क्या होता है? हमारा हिमांक का अवनमन होता है। एक बार ध्यान से सुनना, मेरे पास विलायक है, इस विलायक का हिमांक कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया, हमारा विलयन बन गया और हिमांक कितना हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये बताओ हिमांक में कितनी कमी हो गई? हिमांक में कितना अवनमन हुआ? अवनमन मतलब कमी हो गई, तो 1 डिग्री सेल्सियस की। ओके, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस हिमांक कम हो गया और यही हिमांक का अवनमन होता है। मतलब जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। इस गुण को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं या हिमांक में अवनमन कहते हैं। ओके, चलो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ कि जब किसी विलायक में, ध्यान देना बेटे लाइन पे, जब किसी विलायक में, ओके सर, कि जब किसी विलायक में, ठीक है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील पदार्थ, ओके, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, क्या कहता है बेटे? घोला या मिलाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, घोला जाता है, तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। यार विलायक का हिमांक कम हो गया, सोचने वाली बात है। विलायक का हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके सर, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। ओके सर, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। भैया इस गुण को क्या बोलते हैं हम? हिमांक में अवनमन कहते हैं या हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। ओके सर, ओके ओके, हिमांक में अवनमन कहते हैं। बेटा सो कैसे करते हैं इसको हम? इसे अबे डेल्टा TF से, इसे डेल्टा TF, F फॉर पैरों में लगाना है, पैर तुम्हारे ऊपर है, नीचे नीचे है तो F पैरों में लगाओ। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। ओके ओके। अच्छा बताओ ये याद हुआ नहीं हुआ है भैया? अब जल्दी बताओ मुझे कि अगर मुझे डेल्टा TF निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, F से मतलब फ्रीजिंग का। अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से फास्टली कि अगर मुझे
डेल्टा टी एफ हिमांक में कमी निकालनी है, हिमांक में अवनमन निकालना, तो कैसे निकालूंगा यार, मुझे नहीं पता, आप खुद से बताओ। देखो विलायक का हिमांक ज़्यादा होगा और विलयन का हिमांक कम हो जाएगा। अगर मैं इस विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा दूंगा तुरंत मुझे हिमांक में अवनमन मिल जाएगा, यानी कि हिमांक में इतनी कमी हो गई। तो विलायक का हिमांक, लाइन पे फोकस करना है बेटे, ठीक है, विलायक का हिमांक, ओके सर, ओके, माइनस विलयन का हिमांक, माइनस विलयन का हिमांक, ठीक है। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, डेल्टा टी एफ इक्वल टू विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक मान लेता हूँ मैं टी एफ जीरो और विलयन का हिमांक मानता हूँ मैं टी एफ, ठीक है। ओके ओके, यहाँ बता दो और दिखा दो कि हम में है दम और हम भी पढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो जहाँ डेल्टा टी यानी कि टी एफ जीरो जो है, टी एफ जीरो ये क्या है बेटे, ये है विलायक का हिमांक, बोलो ओके, अरे ओके तो बोल देगा बेटे, यह है विलायक का हिमांक, ठीक है सर। और डी एफ जो है वो है मेरे पास किसका बेटे, विलयन का हिमांक, ठीक है, विलयन का हिमांक। तो ये हिमांक निकालने का तरीका होता है। अब आराम से अगर चाह रहे हो तो 10 डिग्री सेल्सियस में से 9 डिग्री, यानी कि विलायक का हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस रखो और विलयन का हिमांक 9 डिग्री सेल्सियस रखो, तुरंत हिमांक में अवनमन निकल के पार हो जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये पता होना चाहिए आपको कि जो हिमांक में अवनमन है वो विलय के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता, यानी कि फोकस करना लाइन पे, हिमांक में अवनमन, लाइन पे ध्यान दो, हिमांक में अवनमन, ठीक है बेटे, हिमांक में अवनमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय के मोलों की संख्या, ठीक है बेटे, या विलय के अणुओं की संख्या। जितने ज़्यादा अणु होंगे हिमांक में अवनमन उतना अधिक होगा, विलय के अणुओं की संख्या, ठीक है, विलय के अणुओं की संख्या, ओके ओके ओके। जितने ज़्यादा अणु होंगे, लाइन पे फोकस करें, अरे भैया जितने ज़्यादा विलय के अणुओं की संख्या होगी हिमांक में अवनमन उतना ज़्यादा होगा, यानी कि हिमांक का अवनमन उतना अधिक होगा, ठीक है। ओके, तो इस लाइन को फोकस करें ठीक से, क्योंकि ये वो लाइन है जो आपको बहुत कुछ बताकर जाएगी, क्योंकि ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, वो अणुओं की संख्या पर क्या करता है बेटे, डिपेंड करता है। हाँ, अब छोटी मोटी परिभाषा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, इस परिभाषा को याद कर लो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। और परिभाषा क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक की, मोलल अवनमन स्थिरांक, ओके ओके सर, मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा है। और भैया ये परिभाषा आपको सबको याद होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रखा है तो सिंपल सी बात है हिमांक में अवनमन भी आपको समझ में आ जाएगा। वही सेम कहानी है, क्वथनांक की जगह हिमांक, क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक कम हो जाता है, वासदाब का अवनमन भी हमारे पास क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओ मुझे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि जहां पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए वो लोग पहले नमक का छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं बताओ जरा इसका आंसर। यानी कि सड़कों से बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी फास्ट। ओके सर, ना तो लास्ट में मैं बताऊंगा, घबराओ मत। तो मोलल अवनमन स्थिरांक कोई दिक्कत नहीं है, मोलल मतलब मोललता, यानी कि मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में। आप 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम भी लिख सकते हो बेटे, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का, ठीक है भैया, विलेय मतलब अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, विलेय पदार्थ का, ओके ओके, विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर, ठीक है, 1 मोल घोलने पर हिमांक में कमी को, हिमांक में कमी को, ठीक है भैया, हिमांक में कमी को हम क्या बोलते हैं बेटे, हिमांक में कमी को, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको इरेज कर दें, चलिए साहब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक है और उस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का आपने 1 मोल घोल दिया, तो 1 मोल घोलने पर हिमांक में कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ओके ओके सर, ओके, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, ठीक है भैया, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और एक खास बात बेटे, इसे के एफ से दर्शाते हैं, के बड़ा बनाओगे और एफ छोटा, इसे के एफ से एफ बनाओगे, पैरों में पैर किधर है, ऊपर नीचे, नीचे नीचे में बनाना, इसे के एफ से
दर्शाते हैं। ओके 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 ओके, लो साहब, तो मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा भी होगी। पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है, ज़्यादातर तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, और एक दे देगा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, टेंशन मतलब सिखाऊंगा मैं आपको न्यूमेरिकल, किस बात की टेंशन है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसका मात्रक और लिख लो यार। मोलल अवनमन स्थिरांक का एक पर्सनल मात्रक होता है, और वो मात्रक होता है इसका केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। एक मात्रक तो ये होता, या आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ये दो मात्रक होते हैं, या तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल का आप यूज कर सकते हो, या डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या खाली किलोग्राम प्रति मोल भी दे रखा होता है किसी किसी बुक में, ठीक है। पर घबराओ मत, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, दोनों में से कोई एक मात्रा यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिलहाल तो ज़्यादातर ये वाला यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है। अगर कहीं डिग्री सेल्सियस है तो उस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ दो बेझिझक, तुरंत वो तुम्हारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ दोगे तो 273 केल्विन आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हिमांक अवनमन विधि से, लाइन पे फोकस करना बेटे ठीक से, हिमांक अवनमन विधि से, ओके सर, हिमांक अवनमन विधि से किसी विलेय का अणुभार ज्ञात करना, ये हमारा हेडिंग है। किसी विलेय का क्या करना बेटे, अणुभार ज्ञात करना, ओके। हिमांक अवनमन विधि से किसी विलेय का अणुभार ज्ञात करना, ओके सर, ओके ओके ओके, ज्ञात करना। तो करके मानेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं, जब लिख दिया तो घबराओ मत। अरे बिल्कुल सेम क्वथनांक के उन्नयन जैसा, जिसने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ लिया उसने हिमांक का अवनमन पढ़ लिया, ठीक है। दोनों के दोनों टॉपिक सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो पता होना चाहिए आपको, जो डेल्टा टीएफ होता है, यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन यानी कि हिमांक में अवनमन होता है, जो हिमांक में अवनमन होता है वो मोललता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि भैया हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन जो है हमारा, हिमांक में अवनमन वो भैया मोललता के कैसा होता है, कैसा होता है बेटे, मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, ओके ओके ओके, समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ, अर्थात मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, भैया जहाँ स्मॉल एम क्या है बेटा, ये मोललता है, स्मॉल एम मोललता है, याद कर लो, स्मॉल एम क्या है, मोललता है, ओके ओके। अब जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह डालता हूँ मेरे पास तुरंत एक कांस्टेंट देखने मिलता है, के एफ, के एफ मिलता, जहाँ के एफ क्या है बेटे, जहाँ के एफ जो है, जहाँ के एफ जो है वो है मेरे पास मोलल अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये मैंने ऊपर इसकी परिभाषा लिखवा दी है तुम्हें, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, जहाँ के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब पता होना चाहिए कि अगर इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पता होना चाहिए कि जो मोललता होती है वो भैया, मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और मोल कैसे निकालते हैं, भार बटा अणुभार और बटा विलायक का द्रव्यमान। अब भार, ठीक है, बटा अणुभार और बटा विलायक का द्रव्यमान काय में होता है, ये किलोग्राम में होता है, ठीक है, काय में होता है, किलोग्राम में होता है। अच्छा, स्मॉल एम नीचे ले आओ, लो साहब स्मॉल एम में नीचे लेकर आता हूँ, लो मैं ले आया नीचे स्मॉल एम, और गुणा मेरे पास हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, और ये लूंगा मैं ग्राम में, और ऊपर क्या कर दूंगा मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये किलोग्राम को ग्राम में आ जाएगा। अब जहाँ स्मॉल एम है चेक कर लो, ये स्मॉल एम है, आप चाहते हो ना तो डैश भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला एम दोनों सेम हो रहे हैं, पर डैश लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ से, चलो साहब लो हटाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो यहाँ पे आप एम डैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं कर दे रहा हूँ फिर भी यार, मोललता को मैंने एम डैश से शो कर दिया, क्योंकि डबल डबल एम हो रहे हैं, सही लगता है ऐसा कि ये मेरे पास मोललता है, ये विलेय का अणुभार है। अब जहाँ एम डैश है उसकी जगह मैं ये रख दूँ भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए साहब रख दे रहे हैं उठा के। तो डेल्टा टी एफ जो है वो आ जाएगा मेरे पास के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 अपॉन स्मॉल एम
गुणा कैपिटल W। अब ये ग्राम में ऐसे रहने दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तोड़ा मोड़ी कर ले रहे हैं क्योंकि हमें बिले का अनुभार निकालना है। ये वाला m इधर पहुंच जाएगा और डेल्टा TF इधर आ जाएगा, ऐसा करके गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो पहले मैं लिख लूँगा 1000, ठीक है, फिर मैं लिख लूँगा KF, और फिर में आ जाएगा मेरे पास छोटा W, और फिर मेरे पास आ जाएगा कितना बेटा, डेल्टा TF आ गया, और फिर आ जाएगा मेरे पास बड़ा W। और इस फॉर्मूले की सहायता से आप बिले का अनुभार निकाल सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं यार इस फॉर्मूले से, ध्यान देना, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने का मौका मिलेगा आपको पक्का, पर घबराना नहीं है यार, देखो डरो मत, करेंगे आगे न्यूमेरिकल। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ जहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। जहाँ स्मॉल W जो है वो है हमारा बिले का भार, क्योंकि बिले छोटा होता है ना तो छोटे W लिया हमने, है भैया, बिले का भार। बड़ा W क्या है मेरे, छोटा M क्या है, बिले का अनुभार है, यानी कि बिले का अनुभार है ये हमारा, ठीक है सर। और भैया KF मोलल अवनमन स्थिरांक है, ओके सर, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। और जो हमारा बड़ा W है वो है विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलायक का भार है भैया, ये विलायक का भार है, ठीक है। और जो हमारा है डेल्टा TF वो हिमांक में अवनमन है, ये हो गया हमारा हिमांक में अवनमन। तो ये फॉर्मूला याद कर लो ठीक से, ये फॉर्मूला याद कर लो भैया। एक क्वथनांक के उन्नयन में बस FF की जगह B होता है और ग्राफ बनती है, ग्राफ मैंने बनवाई नहीं है, और हिमांक के अवनमन में FF आ जाता है हमारे, ठीक है, ओके। तो दोनों के दोनों टॉपिक सेम होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। एक टॉपिक याद कर लो, दूसरा टॉपिक अपने आप याद हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, पर ध्यान देना बेटे, न्यूमेरिकल पक्का आता है इससे हर साल न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल दे देगा कि 6 ग्राम यूरिया को और भैया 200 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कमी 0.93 डिग्री सेल्सियस होती है, तो KF का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर की परिभाषा दे देगा, बाकी दे देगा न्यूमेरिकल करने के लिए। अब बताओ कितने इजी केमिस्ट्री है, इसको तुम खुद डिफिकल्ट बनाते हो यार, ये सोच के यार बड़ी डिफिकल्ट है, पढ़ने बैठोगे मज़ा आता है पढ़ने में। इंटरेस्टिंग बना दो खुद को, खुद से इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दो, समझ गए। चलिए साहब, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।